Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 2 of chapter 11, that is foreign exchange rate. So let's get started. So लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे एक बार हम वो देख लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये हमने पूरा डिटेल में देखा था. फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं. और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. फिर हमने टॉपिक देखा था कि डिमांड फॉर फॉरेक्स कैसी होती है. डिमांड फॉर फॉरेक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है वो हमने इसमें डिस्कस किया था. सप्लाई ऑफ फॉरेक्स हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है. इसका हमने रीज़न देखा था कि क्यों होता है. और इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन होता है, या फिर मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो एक्सचेंज रेट कहाँ पर अटेन होता है? एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेक्स. मीन्स कि हम डिमांड फॉरेक्स की क्यों करते हैं, और जब डिमांड करेंगे फॉरेक्स की मीन्स फॉरेन करेंसी की, तो इसका मतलब आउटफ्लो हो रहा होगा फॉरेन करेंसी. और वो हमने देखा था कि क्या क्या रीजंस है जिसके थ्रू हम डिमांड करते हैं फॉरेक्स की. नेक्स्ट हमने सप्लाई ऑफ फॉरेक्स देखा था कि कंपोनेंट्स क्या हैं सप्लाई फॉरेक्स के. और जब सप्लाई होगी फॉरेक्स की, जिसका मतलब हाउ इट कम टू अस, मतलब इनफ्लो होगा. दैट मीन्स कि कैसे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी. तो वो सारे हमने रीजंस देखे थे. इसमें एक पॉइंट रह गया था हमारा, ग्रांट्स एंड डोनेशंस ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. मीन्स जैसे हमने देखा था कि ग्रांट्स एंड डोनेशंस हम बाहर दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को पेमेंट कर, मतलब यहाँ पर ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू द वर्ल्ड दे रहे हैं, डिमांड इसलिए कर रहे हैं हम फॉरेक्स की. ऐसे हमारी कंट्री में भी कुछ नेचुरल कैलमिटीज़ हो गई है, या फिर कोई भी रीजंस के थ्रू कोई भी क्राइसिस आ गए जिसके थ्रू हमारी कंट्री को ग्रांट्स एंड डोनेशंस देनी दूसरी कंट्री, तो जिसका मतलब फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में इन्फ्लो हो रही है. तो ये एक रीज़न है फॉरेन करेंसी के इन्फ्लो होने का, या फिर सप्लाई ऑफ फॉरेक्स के कंपोनेंट का. क्लियर है? आज जो हमारा टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमने देखा था कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड फॉर फॉरेक्स, और ये हो गया हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेक्स. जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट पर हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट सेट होएगा. तो अब हमें ये देखना, अब हमें पता है कि जो मार्केट फोर्सेस होते हैं वो हमारे कंट्रोल पे तो नहीं होते. मार्केट फोर्सेस में डिमांड बढ़ जाती है, फिर सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है. तो ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं. तब हमें ये देखना है कि अगर डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर, तो उससे हमारी फॉरेक्स पर क्या, मतलब डिमांड फॉर फॉरेक्स अगर बढ़ जाता है तो इससे एक्सचेंज रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स. जब डिमांड एंड सप्लाई फॉरेक्स की चेंज होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी करेंसी के ऊपर, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आता है इंक्रीज़ इन डिमांड ऑफ फॉरेक्स, कि क्या हुआ है कि फॉरेक्स की डिमांड बढ़ गई. अगर फॉरेक्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमें पता है ये हमारा डिमांड है फॉरेक्स का, ये सप्लाई का है फॉरेक्स का. यहाँ पर हमारा एक्सचेंज रेट सेट हो गया है. सपोज़ हमने देख लिया कि $1 यहाँ पर कितना है, 40 रुपीज़. ठीक है. अब क्या हुआ, डिमांड फॉरेक्स की बढ़ी है. तो डिमांड जब फॉरेक्स की बढ़ी तो मतलब ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम आया था हमारा, ये वाला पॉइंट. डिमांड फॉरेक्स की बढ़ने की मतलब डिमांड का हमारा अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया. यहाँ पर हमें डिमांड एंड सप्लाई ले लिया, और यहाँ पर हमारा आ गया रेट ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, और यहाँ पर हमारा न्यू एक्सचेंज रेट सेट हुआ है. एक्सचेंज रेट हमारा पहले 40 था, $1 40 था, $1 हो गया हमारा सपोज 60. तो हो क्या रहा है, जब डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है. पहले $1 हम 40 का था, अब $1 क्या हो रहा है, 60 का हो रहा है. तो ये ग्राफ हमें क्या डिपेक्ट कर रहा है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी एक्सचेंज रेट पर, कि पहले अगर मुझे $1 लेना होता तो मैं 40 रुपीज़ देती थी, लेकिन अगर अब मुझे $1 लेने हैं तो मुझे कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं. मतलब अब मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं $1 को ख़रीदने के लिए पहले से. तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है, यहाँ पर रिज़ल्ट क्या निकल कर आता है, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है. कि पहले मुझे 40 रुपये में $1 मिल जाता था, लेकिन अब मुझे 60 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 को ख़रीदने के लिए.
तो इससे वजह से हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन ऑफ रुपीज़ या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ पर लिखा हुआ रिजल्ट क्या है इसकी वजह से कि हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। दैट मीन्स वी नीड मोर रुपीज़ टू बाय डॉलर। अब मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए डॉलर्स को ख़रीदने के लिए। पहले मुझे $1 40 रुपये में मिल रहा था, अब मुझे $1 को ख़रीदने के लिए 60 रुपये चाहिए होंगे। तो मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है डोमेस्टिक करेंसी, और यहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए डॉलर्स को ख़रीदने के लिए। तो यही पूरा ग्राफ दिखा रखा है यहाँ पर। ये डिमांड का अपर शिफ्ट हो गया। एक्सचेंज रेट पहले $1.50 था, $1.70 हो गया, और मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए और हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है इस टाइम पे, डेप्रिशिएट हो रही है। तो ये कौन सा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी किसकी, फॉरेक्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉल इन डिमांड फॉर फॉरेक्स। अगर फॉरेक्स की डिमांड कम होगी तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर हमने डिमांड एंड सप्लाई लिया और वाई एक्सिस पर हमने लिया रेट ऑफ फॉरेक्स। ये था हमारा डिमांड कर्व और ये था हमारा सप्लाई कर्व। अब क्या हो रहा है, डिमांड कर्व मीन्स डिमांड फॉरेक्स की कम हो रही तो मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा। यहाँ पर हमारा फॉरेक्स डिटरमाइन हो रहा था $1.70। ये हमारा हो गया न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डैश। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, $1 हो गया 50 रुपीज़। यहाँ पर मैं पूरा बनाकर दिखाती हूँ एक बार कि हमने क्या देखा। ये मेरा डिमांड का फॉर फॉरेक्स, ये मेरा सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। यहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट सेट हुआ मीन्स $1 सपोज 40 रुपीज़। अब क्या हो रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। डिमांड फॉरेक्स की कम हो रही है तो ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का। यहाँ पर ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ई डैश। तो यहाँ पर मेरा जो $1 एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। $1 कितना हो गया, 30 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक्सचेंज रेट कितना था $1.40 और अब एक्सचेंज रेट कितना हो रहा है $1.30। मीन्स डिमांड की कम होने से एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो रहा है। दैट मीन्स कि पहले मुझे अगर $1 ख़रीदना होता तो मैं 40 रुपीज़ देती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर अब मुझे $1 को परचेज़ करना है तो सिर्फ मुझे कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 30 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। पहले मुझे 40 रुपये देकर $1 मिलता था, लेकिन अब मुझे 30 रुपये देकर ही $1 मिल जाता है। तो जिसका मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक रुपीज़। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि अगर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, अगर फॉल हुआ डिमांड फॉर फॉरेक्स तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मेरी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर एप्रीशिएट हो रही है। दैट मीन्स कि वी नीड लेस रुपीज़ टू बाय डॉलर्स, कि अब मुझे कम पैसे चाहिए डॉलर्स को ख़रीदने के लिए। क्लियर है। तो ये था फॉल इन डिमांड फॉर फॉरेक्स एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी करेंसी के ऊपर, डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर। नेक्स्ट जो केस आता है दैट इज़ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। अभी हम डिमांड की बात कर रहे थे, यहाँ पर डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट, डिमांड के इम्पैक्ट से हम देख रहे थे डोमेस्टिक करेंसी को। अब हम देखेंगे सप्लाई के इम्पैक्ट से, यहाँ पर डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे। तो अब क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा डिमांड का, यहाँ पर डिमांड ऑफ फॉरेक्स, और ये हो गया सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया हमारा। यहाँ पर हमारा $1 कितना है, 40 रुपीज़ है। अब सप्लाई ऑफ फॉरेक्स क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। सप्लाई जब इंक्रीज़ होगी तो वो राइट पर शिफ्ट होएगा। यहाँ पर ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ई डैश, और यहाँ पर मेरा एक्सचेंज रेट सेट हो गया कितना, $1 इक्वल टू 30। तो ये भी हमें क्या डिपेक्ट कर रहा है कि पहले मुझे $1 कितना था, 40 रुपीज़ था, और अब कितना हो रहा है, $1 कितना हो रहा है, 30 रुपीज़ हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर मुझे $1 ख़रीदने परचेज़ करने हैं तो मुझे 40 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, लेकिन अगर अब मुझे सप्लाई के बढ़ने से अगर अब मुझे $1 को परचेज़ करना है तो मुझे सिर्फ कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 30 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। अब मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं $1 को ख़रीदने के लिए। दैट मीन्स कि मेरी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, एप्रीशिएट हो रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एप्रीसिएशन ऑफ रुपीज़, कि वी नीड लेस रुपीज़ टू बाय $1। क्लियर है कि अगर सप्लाई फॉरेक्स की बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रीशिएट होगी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो केस होता है फॉल इन सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। अब क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स की कम हो रही है। दिस इज डिमांड फॉर फॉरेक्स एंड दिस इज सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हुआ $1 40 रुपीज़। अब हो क्या रहा है, सप्लाई फॉरेक्स की कम हो रही है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई का। यहाँ पर ये मेरा न्यू एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुआ $1 इक्वल टू 60। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले मुझे $1 40 रुपये $1 लेने के लिए 40 रुपीज़ देने पड़ रहे थे,
लेकिन अब अगर मुझे $1 परचेज़ करना है तो मुझे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 60 रुपीज़। तो पहले मुझे कम पैसे देने पड़ रहे थे $1 को परचेज़ करने के लिए, लेकिन अब मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं $1 को परचेज़ करने के लिए। दैट मीन्स कि मेरी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये कब आएगा, जब फॉल होएगी सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। तो ये 4 केसेस है जिन केसेस के थ्रू हमारी करेंसी की वैल्यू या तो अप्रिशिएट होती है या फिर डेप्रिशिएट होती है। दैट मीन्स कि डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स के चेंज होने से हमारी करेंसी की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये केसेस हमने देखे। इनसे डायरेक्ट MCQs क्वेश्चंस आते हैं, और जब भी MCQs क्वेश्चन आए और आप कंफ्यूज इसमें बहुत बच्चे हो जाते हैं, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ एक बार बनाकर देख लो। अगर आपको ग्राफ अच्छे से बनाना आ जाता है, इससे बहुत ईजिली क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट अब इसका डिफरेंशिएट देख लेते हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में क्या पता है, करेंसी की वैल्यू का बढ़ना, और डेप्रिसिएशन करेंसी की वैल्यू का कम होना। तो एप्रिसिएशन कब होगा, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा। मीन्स पहले $1 अगर 60 था और अब $1 कितना हो रहा है, 40 रुपीज़ हो रहा है। तो कौन से केस में एप्रिसिएशन हो रहा है, 40 रुपीज़ में एप्रिसिएशन हो रहा है। कि मतलब कि मुझे अब कम पैसे देने पड़ रहे हैं $1 को ख़रीदने के लिए, तो मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब एप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन कब होगा, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। पहले मेरा $1 था 40 रुपीज़, लेकिन अब क्या हुआ, $1 हो गया मेरा कितना, 60 रुपीज़। तो पहले मुझे 40 रुपये में $1 मिल पा रहे थे, लेकिन अब मुझे 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे $1 को ख़रीदने के लिए। तो जिसका मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट मीन्स डेप्रीशिएट हो रही है। तो ये 2 केसेस आएंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, लेस रुपीज़ नीड्स टू बाय $। एप्रिसिएशन में क्या होगा, मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं $को ख़रीदने के लिए, और डेप्रिसिएशन मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं $स को परचेज़ करने के लिए। सपोज 60 रुपीज़ देने पड़ रहे थे पहले $1 को परचेज़ करने के लिए, और अब मुझे पहले सपोज 40 रुपीज़ देने पड़ रहे थे और अब मुझे 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो यही केस है किसका, डेप्रिसिएशन का। कॉजेज़ क्या है डेप्रिसिएशन के, हमने यहाँ पर कॉजेज़ देखे। एप्रिसिएशन कब कब होगा, एप्रिसिएशन एक तो हमारा जब डिमांड फॉरेक्स की कम होगी तब एप्रिसिएशन आएगा, और जब सप्लाई फॉरेक्स की बढ़ेगी तब एप्रिसिएशन होगा। तो ये 2 ही केसेस लिखे हुए, कॉजेज़ कब कब होगा, या तो जब सप्लाई फॉरेक्स की जब इंक्रीज़ होगी तब हमारा एप्रिसिएशन होगा, और जब डिमांड फॉरेक्स की कम होगी तब एप्रिसिएशन होगा। ऐसे डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ क्या क्या होगा, जब इंक्रीज़ होगी डिमांड फॉर फॉरेक्स, जब फॉरेक्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी तब डेप्रिसिएशन होएगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, मींस फॉरेन एक्सचेंज डोमेस्टिक करेंसी का, और जब सप्लाई फॉरेक्स की कम होगी तब डोमेस्टिक करेंसी का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंशिएट। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इम्पैक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, अभी हमने देखा ये पूरा हमारा जो पार्ट था ये पूरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का जो टॉपिक है हमारा पूरा वो कंप्लीट हो गया। आज जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब हम देखेंगे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमने क्या देखा था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट सेट होता है वो कैसे होता था, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा एक्सचेंज रेट सेट हो जाता था। जैसे सपोज $1 60 रुपीज़ हो गया, तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते थे एंड फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते थे, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता था। यहाँ पर सिर्फ कौन कंट्रोल कर रहा है, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट सेट हो रहा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से क्या समझ आ रहा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब कोई चीज़ फिक्स्ड है जो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, अ रेट विच इज सेट एंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो रेट जो कि कौन सेट कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है, गवर्नमेंट सेट कर रही है, गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है एक पर्टिकुलर लेवल पर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। वहाँ पर कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता था, लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कौन आ जाती है, गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को सेट करेगी, जब गवर्नमेंट मेंटेन करेगी एक्सचेंज रेट को, इसी को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 2 केसेस बनते हैं, और जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेट किया जाएगा तो गवर्नमेंट भी कुछ रेफरेंस पॉइंट लेकर चलेगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही गवर्नमेंट ने रेफरेंस पॉइंट लिया है कि डिमांड ऑफ फॉरेक्स एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा एक्सचेंज रेट चल रहा था $1.40। तो इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट क्या करेगी,
उसके ऊपर सेट करेगी एक्सचेंज रेट को इस लेवल पर, या फिर बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट करेगी। तो ये दो केसेस आएंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इफ़ सेट अबव इक्विलिब्रियम पॉइंट, या तो गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर सेट करेगी एक्सचेंज रेट, या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी इफ सेट बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे सेट कर रही है एक्सचेंज रेट को। तो जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर सेट करेगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, डिमांड फॉर फॉरेक्स एंड सप्लाई फॉर फॉरेक्स, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो गया हमारा। सपोज $1 इक्वल टू 40। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर एक्सचेंज रेट सेट करा है इस पॉइंट पर, मीन्स गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कितना सेट करा है, $1 इक्वल टू 60। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, हमें नॉर्मल सा पता है कि पहले हमें $1 गवर्नमेंट ने कहाँ पर सेट करा, $1 इक्वल टू 60। तो इस केस में हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट। वन थिंग मोर, यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। हमें क्या हुआ, $1 पहले 40 रुपीज़ थे, लेकिन अब $1 कितने हो गए, गवर्नमेंट ने सेट करके $1 कितने कर दिए, 60 रुपीज़। दैट मीन्स कि पहले मुझे अगर $1 परचेज़ करना है तो मुझे 40 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, लेकिन अगर अब मुझे $1 का परचेज़ करना है तो मुझे कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पर जब करेंसी की वैल्यू कम होगी तो इसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, इसका एक और वर्ड आया डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि मेरी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डीवैल्यूएट हो रही है। क्लियर है, कि मतलब जब भी हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होगी, उसको हम डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का नाम नहीं देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में करेंसी की वैल्यू का बढ़ना और कम होने को हम क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन दोनों ही सेम चीज़ नहीं है, डिफरेंट थिंग है। क्यों, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन होता है वो कौन से एक्सचेंज रेट में किया जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। जब भी करेंसी की वैल्यू कम होगी या फिर ज़्यादा होगी उसको हम डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन कब आएगा, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के केस में, जब एक्सचेंज रेट कौन सेट कर रहा है, गवर्नमेंट सेट कर रही है, और तब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तब हम वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। तो हमने फर्स्ट केस देखा, फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट ऊपर सेट कर दिया था, जिसके थ्रू हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई थी, डीवैल्यूएट हो गई। मतलब पहले $1 सपोज यहाँ पे $1.40 थे, अब $1 कितने गवर्नमेंट सेट कर दिए, 60। मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, जिसको हमने क्या बोला, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और इस डीवैल्यूएशन में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पर सेट कर रहे हैं प्राइजेस, तो सप्लाई कब आगे है और डिमांड का पीछे, मतलब सप्लाई इतनी है और डिमांड कम है। तो इस केस में क्या हो रहा है, लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब गवर्नमेंट ने सेट करे थे इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर एक्सचेंज रेट, तो इस केस में क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स इंक्रीज़ हो रही है। सप्लाई का हमारा आगे है और डिमांड का हमारा पीछे, तो इस फॉरेक्स की सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। तो ये केस कौन सा है, इफ सेट इक्विलिब्रियम पॉइंट अबव इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट केस आता है इफ सेट बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे एक्सचेंज रेट सेट करती है तो उस केस में क्या होगा, दिस इज डिमांड फॉर फॉरेक्स एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट था $1 इक्वल टू 40। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे सेट करा है प्राइजेस, यहाँ पर सेट कर दिए सपोज। तो अब क्या हो रहा है, $1 इक्वल टू कितने हो गए, 30 रुपीज़। कि पहले मुझे $1 को परचेज़ करने के लिए 40 रुपीज़ चाहिए थे, लेकिन अब मुझे $1 को परचेज़ करने के लिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेट करे प्राइजेस, अब मुझे $1 को परचेज़ करने के लिए कितने रुपीज़ चाहिए, ओनली 30 रुपीज़। तो इस केस में क्या हो रहा है, मुझे कम पैसे चाहिए, दैट मीन्स कि मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। और जब भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात होगी तो वैल्यू के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर है, ये वाला केस। यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइस नीचे सेट करे हैं, तो इस केस में क्या हुआ, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, जिसको हमने क्या बोला, रीवैल्यूएशन। ये हमारा डिमांड कब है, ये वाला सप्लाई कब है, इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई है, मीन सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो जब भी गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे सेट करेगी प्राइजेस, तो इस केस में क्या होगा, लेट्स टू एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेक्स। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है, डिमांड फॉरेक्स की इंक्रीज़ हो रही है। तो ये था हमारा पूरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्लियर है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कौन सेट करता है, गवर्नमेंट सेट करती है एक पर्टिकुलर लेवल पर।
नेक्स्ट इस लेक्चर का हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ मैनेज फ्लोटिंग। अब मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? एक तो हमने देखा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक हमने देखा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक वेरिएंट है किसका? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही वेरिएंट रहेगा। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है? एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होता है बाय द मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही डिटरमाइन किया जाता है इसमें मैनेज फ्लोटिंग में। मैनेज फ्लोटिंग के वर्ड से क्या समझ आ रहा है? फ्लोटिंग क्या था यहाँ पर? जैसे हमने देखा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते थे और फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते थे। तो मैनेज फ्लोटिंग से जो वर्ड आ रहा है वो क्या समझ आ रहा है कि फ्लोटिंग को मैनेज करना। और फ्लोटिंग को कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट मैनेज करेगी। तो इसी फ्लोट को मैनेज करने को ही हम क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। तो इसमें यही किया जाता है कि इस केस में जो एक्सचेंज रेट होता है वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है कि डिमांड फॉर फॉरेक्स एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, और यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया और एक्सचेंज रेट सेट हो गया, सपोज $1 इक्वल टू 60। अब इसको फ्लोट को मैनेज करने के लिए ही हम क्या बोलते हैं? मैनेज करने के लिए कौन आती है? गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इस केस में मैनेज फ्लोटिंग में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं था, लेकिन मैनेज फ्लोटिंग में क्या होगा? गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा कि हमारे एक्सचेंज रेट सेट हो गए थे डिमांड फॉर फॉरेक्स एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स से। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों होता है? इस फ्लोट को मैनेज क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर ही छोड़ दिया जाए, डिमांड फॉर फॉरेक्स एंड सप्लाई फॉर फॉरेक्स के ऊपर छोड़ दिया जाए एक्सचेंज रेट को, तो एक्सचेंज रेट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा ये बहुत ज़्यादा। तो इसी फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो गवर्नमेंट या तो इसके ऊपर सेट करेगी प्राइजेस, मीन्स इस पूरे फ्लोट को मैनेज करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होते हैं? बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट समटाइम्स सेंट्रल बैंक इंटरवीन एंड मैनेज द फ्लोट। लेकिन कई बार क्या होती है? सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है और इस फ्लोट को मैनेज करती है। जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही होती है तो वहाँ पर कौन आता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है और उस फ्लोट को मैनेज किया जाता है, या तो अबव सेट होगा या फिर उसके नीचे सेट होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। ये वेरिएंट है किसका? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का वेरिएंट कैसे? क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में भी मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही सेट होता है, लेकिन उन मार्केट फोर्सेस के में कौन इंटरवेंशन हो रहा है? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो रहा है। तो उसी को हमने क्या बोला है? मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम क्या होता है? डर्टी फ्लोटिंग। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। ये क्यों किया जाता है? दिस इज डन सो दैट द एक्सचेंज रेट इज मैनेज विद इन द डिजायर्ड लिमिट। मैनेज फ्लोटिंग क्यों किया जाता है? जिससे कि जो एक्सचेंज रेट है वो एक डिजायर्ड लिमिट में ही बना रहे, उस डिजायर्ड लिमिट से ज़्यादा ना जाए। जैसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, एकदम से एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ना ही बहुत ज़्यादा कम हुए। तो इसी लिमिट को सेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैनेज फ्लोटिंग किया जाता है। इस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है किसमें? एक्सचेंज रेट के अंदर। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट नोट में आ जाता है ये 2 मार्क्स में, मैंने व्हाट इज़ मैनेज फ्लोटिंग। सो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। एंड इस चैप्टर के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, सो गो एंड चेक इट नाउ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।